नमस्कार। एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि प्रदूषण के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है और ख़ास तौर पर खास क्या रहने वाला है कि प्रदूषण तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इस दौरान अपने स्वास्थ्य की देखभाल आपको कैसे करनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संविधान निर्माण दिवस पर भी आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि के साथ, तो आज की तिथि क्या है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज की तिथि की हम अगर बात करें तो विक्रम संवत 2080 कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आज है। दिन शुक्रवार है, दिनांक है 24 नवंबर 2023। तो ये आज की हमने तिथि की बात की और इसके साथ साथ जैसे कि हम कार्यक्रम में हर बार आपको आज का इतिहास भी बताते हैं कि आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, क्या आज के दिन खास हुआ था, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इतिहास में क्या कुछ है। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1675 में आज ही के दिन श्री तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन आज ही के दिन उन्होंने बलिदान दिया था और वो सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। वो सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों के सिद्धांतों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अलावा 1988 की अगर हम बात करें तो दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहुमा को अयोग्य करार आज ही के दिन दिया गया था। 1999 की अगर बात करें तो भारत की कुंजी रानी देवी ने एथेंस गेम्स में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 को लेकर भी जो है एक बड़ी बात है कि एमसी मैरीकॉम ने 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और एक इतिहास जो है उन्होंने मुक्केबाजी में, महिला मुक्केबाजी में बनाया था। इसके अलावा 2019 की अगर हम बात करें तो कैलाश चंद्र जोशी की पुण्यतिथि है आज। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, राजनीति के संत भी माने जाते थे और मध्य प्रदेश के वे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 2020 की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैम कार्ड समेत 40 से ज़्यादा जो चीनी मोबाइल ऐप थे उन पर पाबंदी आज ही के दिन लगाई थी। तो ये आज के इतिहास की बात हमने की। आज के इतिहास में क्या कुछ खास था ये आपको बताया और जिस तरीके से हम कार्यक्रम की शुरुआत जो है शुभ विचार के साथ करते हैं, तो आज का शुभ विचार क्या कुछ कहता है एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। और अब बात करेंगे शुभ विचार की। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि जब तक जीना है तब तक सीखना होगा और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। और बात है भी सही कि हर चीज़ आप पढ़ नहीं सीख सकते और जब तक ज़िंदगी है आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। और इसी सीखने की परंपरा जिसको हम लर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, ये जीवन में सतत चलती रहती है और इससे जो अनुभव मिलता है वो भी एक शिक्षक की भूमिका में होता है। तो ये आज का सुविचार आपको हमने बताया और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के विषय की कि आज हम ये दो खास विषयों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे हम प्रदूषण से बचाव की और ऐसे प्रदूषण की स्थिति में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा विषय होगा संविधान निर्माण दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा हम करने वाले हैं और मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात करा देता हूं। मेरे साथ भीमराव जी मौजूद हैं। भीमराव जी अध्यक्ष हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी CGHS डिस्पेंसरी के मौजूद हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोहित जोशी जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम कार्यक्रम की शुरुआत प्रदूषण के साथ ही करेंगे कि कैसे, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लगातार प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनती हुई नज़र आ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है, वहीं पेड़ों की कटाई भी। लेकिन इसके कारण अब लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ी हानि हो रही है और इस हानि से को रोकने के लिए क्या कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहित जी मेरे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूँगा और ये समझना चाहूँगा सर, प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को
जो है छाती संबंधित रोग सामने आ रहे हैं, खास तौर पर खांसी या नेजल बैक्टीरियाज की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, गले में खराश हो रही है, सर क्या कारण है और कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे प्रदूषण जो फैल रहा है उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पार्टिकल्स और गैसेस हमारे छाती के लिए और नेज़ल म्यूकोजा जिसे हम बोलते हैं नाक की जो लेयर होती है परत, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इन बीमारियों से सबसे ज़रूरी, जो लोगों को अस्थमा है पहले से, या जो पहले से बीड़ी सिगरेट का सेवन करते थे या कर रहे हैं, उनको समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। या हम बोलते हैं एलर्जी की बीमारी जिसे हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, उन लोगों को भी ज़्यादा छींके आना, नाक बहते रहना प्रदूषण से बढ़ सकता है जी। इनसे रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग, जो ये लोग हैं जिनको ऑलरेडी पहले से ही अस्थमा है, जो पहले से इनहेलर का उपयोग कर रहे हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सबसे पहले तो उनको बीड़ी सिगरेट छोड़ना होगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में और ज़्यादा, जो उनके फेफड़े हैं उन पर ज़्यादा और बुरा असर न पड़े। दूसरी चीज़, वो N95 मास्क होता है उसका उपयोग उन्हें करना चाहिए, बिकॉज N95 मास्क ही आपको वो जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है जो हमारे अंदर लंग्स के अंदर तक जाके अंदर सूजन ला सकता है, उससे वो बचाएगा। तो वो N95 मास्क यूज़ करना, खासकर जब आप बाहर निकलते हैं घर के बाहर, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सावधानियां दर्शकों आपको रखनी है, और आपके कोई जिज्ञासा, सवाल या हमारे विशेषज्ञ से आपको जानना चाहते हैं तो सीधे हमारे टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर ये नंबर प्रदर्शित भी किए जा रहे हैं और मैं भी आपको नोट करा रहा हूँ। नंबर नोट कीजिएगा, 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर भी आप नोट कीजिए, 0755-266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इस पर भी आप संपर्क करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ भीमराव जी मौजूद हैं, भीमराव जी के पास चलेंगे। सर, बात यहाँ पर संविधान निर्माण दिवस की है, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है और ऐतिहासिक दिन है। संविधान, क्योंकि पूरे भारत को एक करने में संविधान का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो इसी से कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जी, देखिए, भारत का संविधान ने 1950 में डॉक्टर बाबा साहब ने राष्ट्र को समर्पित किया जी। और 26 नवंबर 1949 को जी बाबा साहब को उनके कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो संविधान उन्होंने लिखा जी, वो संविधान निर्माण समिति को दिया गया, उनको सौंपा गया। इसके पश्चात संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो अपने राष्ट्रपति बाबा साहब के जो राष्ट्रपति थे, अपने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके द्वारा संविधान निर्माण समिति का निर्माण किया गया। और तत्पश्चात ही संविधान परिसमिति संविधान से प्रारूप समिति का निर्माण की घोषणा की गई। इस समिति में, इसमें डॉक्टर बाबा साहब को समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इसी के साथ ही जी तो बाबा साहब के 7 अध्यक्ष, 7 अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया जी जी अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया। इसके प्रारूप बनाने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो बाबा साहब के थे, और इसके समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया बाबा साहब ने, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको समिति का अध्यक्ष बनाया जी। और उसके साथ साथ नियुक्ति की। इसके अलावा उनके जो 7 सदस्य थे उनमें थे खास करके अपने एन गोस्वामी, सन्ना स्वामी, वी.एन. राव, सैयद सदुल्ला और एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी और वी.एन. मित्तर और डी.पी. खेतान। तो डी.पी. खेतान और अपने वी.एन. मित्तर जी जी इनको, इनके स्थान पर राज्यसभा सदस्य टी.टी. कृष्णाचारी को बाद में
सदस्य नियुक्त किया गया है। निश्चित रूप से सर। हाँ, एक कॉलर जुड़ रहे हैं सर हमारे साथ, मैं रोकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। जबलपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ सर, मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता जी। हूँ कि सर ये जो ये खरीद लेते हैं मास्क वगैरह जो, जी। तो ये कितने भी दिन लगाए रखते हैं? तो एक मास्क की कितनी मियाद रहती है, कितने दिनों तक इसको लगा के रखना चाहिए? क्योंकि उसमें तो ये ऐसा कि लोग एक बार लगा लेते हैं, खरीद लेते हैं तो उसी को लगा के चलते हैं। तो कितने दिन में इसको बदलना चाहिए? कौन से मास्क अच्छे रहते हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, सीधे आपसे सवाल है कि मास्क को कितने दिन यूज़ करना है, और ख़ास तौर पर जो दो प्रकार के मास्क हैं, एक सर्जिकल मास्क होता है और दूसरा यूजेबल मास्क भी आते हैं कपड़ों के, तो इनको किस तरीके से इसका ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार होता है कि प्रदूषण से तो बच गए लेकिन मास्क के कारण ही बीमार हो गए। देखिए, जो कपड़ों के मास्क होते हैं वो आपको प्रदूषण से जो हानि होती है हमारे फेफड़ों को, उससे नहीं बचाएंगे। जी। तो कपड़ों वाला मास्क हम बार बार धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो सर्जिकल मास्क भी है वो भी आपको केवल कुछ बैक्टीरिया से ही बचा सकते हैं, जो वायरसेस होते हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर जिसकी मैंने बात की 2.5, वो उससे भी नहीं बचाएंगे आपको। जी। केवल N95 मास्क ही है जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। जी। बट हम जानते हैं कि N95 मास्क थोड़े से महंगे आते हैं कंपैरेटिवली, तो हम ये कर सकते हैं एक व्यक्ति एक ही मास्क यूज़ करे और उसको एटलीस्ट एक हफ्ते मैक्सिमम यूज़ करके दोबारा नया खरीद के रीयूज़ करें। ये हम कर सकते हैं। आइडियली हर मास्क को एक दिन यूज़ करके चेंज करना चाहिए, बट इतना खरीदना पॉसिबल होता नहीं है हमारे भारतवर्ष में। जी। जी। तो हम उसको एक हफ्ते यूज़ करके दोबारा एक नया मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सप्ताह तक जो है सर्जिकल मास्क का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि एक दिन में अगर बदलें तो बहुत बेहतर होगा, और अगर आपका बाहर ज़्यादा आना जाना है तो आपको फिर जो है एक दिन में ही बदलना ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि बात मास्क की आई, लोग लगातार अब देख रहे हैं, हम कोविड काल में भी हमने देखा कि लोग कई बार लगातार मास्क का उपयोग करते हैं तो उसके कारण भी कई परेशानियां आ जाती हैं। क्या वास्तव में ये परेशानियां होती हैं या लोगों के मन के अंदर ये चीज़ रहती है कि हम लगातार मास्क लगा रहे हैं इसलिए बीमार होने लगे, ऑक्सीजन जो फेफड़े तक पहुंचना चाहिए वो कम पहुंच रही है? क्या वास्तव में ये स्थिति रहती है? देखिए, ऑक्सीजन तो नहीं रुकता है। मास्क लगाते हैं तो उसमें ऑलरेडी वाल्व रहता है, तो उससे ऑक्सीजन पे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जी। बट समस्या ये हो सकती है, किसी को घुटन जैसा हो सकता है, स्पेशली जिनका वजन ज़्यादा है, जो ऑलरेडी मुंह से सांस लेते हैं, जिनकी नाक बंद रहती है, जी। उन व्यक्तियों को, उन लोगों को परेशानी मास्क से हो सकती है। तो वो ये कर सकते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तब मास्क लगाएं, जब किसी घर में आ गए, किसी बंद कमरे में आ गए तो वो मास्क निकाल सकते हैं। ये हम चीज़ें कर सकते हैं। जी, निश्चित रूप से। तो मास्क के कारण आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, आप मास्क का उपयोग करें। ऑक्सीजन की किसी भी तरीके से नहीं आपको कमी होगी, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है घबराहट है तो आप बंद कमरे की जगह कुछ ओपन स्पेस पर जाकर, जहां आप अकेले हैं, वहां पर मास्क जो है खोल सकते हैं और थोड़ी देर बेहतर आप महसूस कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि आजकल जो खांसी की परेशानी है वो हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन भी हो रहा है और ऐसे में हवा धीमी गति से यहाँ पर बह रही है, तो उसके कारण अब देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर AQI लेवल जिसको हम कहते हैं वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में भी 300 के आसपास पहुंच रहा है। जी। तो सर, एक बड़ी चिंता खांसी को लेकर हो रही है, लोगों को 2 से 3 महीने तक खांसी लगातार हो रही है। कई इलाज करने के बाद भी लोग परेशान हैं, कई बार डॉक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन ये क्या कारण है सर कि जो इस तरीके से खांसी लंबी चल रही है? जी, मैं भी अपने सरकारी डिस्पेंसरी में जो मैं देख रहा हूँ, लोगों को एक बार वायरल इन्फेक्शन होता है, उनको सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो उनका सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो खांसी 1-1 महीने तक, कभी कभी 2-2 महीने तक कंटिन्यू रहती है। जी। इसको हम मोस्टली ज़्यादातर केसेस में बोलते हैं पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस। पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस ये टर्म है कि एक बार वायरल इन्फेक्शन आपको हो गया और वायरल इन्फेक्शन चला गया, लेकिन उसने जो सूजन कराई आपके फेफड़ों की नलियों में, वो सूजन रह जाती है। तो वो सूजन रहने के कारण उनको बार बार खांसी होना, जब भी बाहर प्रदूषण में जाएंगे, ठंडी हवा रहेगी तो उसे खांसी भरना, ये सब समस्या रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली इनहेलर देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि वो दवाई उनके फेफड़ों में डायरेक्ट जाए और लोकली वहाँ सूजन कम हो। ऐसे पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, केवल लोकल हमको इनहेलर देना है ताकि फेफड़े में जाके वहाँ सूजन को कम कर सके और उनका खांसी ठीक होता है उसके। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि इनहेलर की आपने बात कही और मार्केट में कई सारे इनहेलर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे विक्स की शीशी आती थी जी, उसी पैटर्न में अब इनहेलर्स की भी एक बड़ी श्रृंखला आ गई है मार्केट में। वो कई बार लोग जो है डॉक्टर से सलाह नहीं लेते और सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं और
इनहेलर ले लेते हैं। जी। तो किस व्यक्ति को कौन सा इनहेलर लेना है ये भी जानना ज़रूरी है। अगर बिना चिकित्सक परामर्श के लेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, बिना चिकित्सक परामर्श के आपको इनहेलर नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने छाती रोग विशेषज्ञ से मिलें, उनकी एडवाइस के बाद उनको दिखा के ही इनहेलर यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आपको इनहेलर की आवश्यकता ना हो, केवल दवाइयों से आप ठीक हो सकते हो। तो कोई भी इनहेलर ही नहीं, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको नहीं लेनी चाहिए। तो निश्चित रूप से दर्शकों, कोई भी दवाई आपको बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी है। और हमारी भी कोशिश है आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कि आप जो है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रदूषण से बचना भी है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए भी अपना दायित्व निभाना है। क्योंकि सिर्फ स्वच्छता कहने से नहीं आती, स्वच्छता बनाने से आती है। तो आपको भी दिन भर में एक ऐसा काम ज़रूर करना है कि आज मैं अगर गाड़ी से निकल रहा हूँ तो आज अगर मैं घर के पास ही कहीं जा रहा हूँ तो गाड़ी से ना जाऊँ, पैदल चले जाऊँ, या तो साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा प्रदूषण कम करने में अपना योगदान भी हमें देना होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। संविधान निर्माण दिवस की भी बात हम कर रहे हैं। भीमराव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भीमराव जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान समिति का गठन हुआ, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ और फिर संविधान को लागू किया गया। लेकिन बड़ी बात सर ये है कि 26 नवंबर को संविधान निर्माण दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था 1950 में। लागू तो सर किया गया। ये दो डेट्स, तो इसमें अंतर क्या? इस तारीख को क्यों मनाया जाए? उसका मुख्य कारण ये था और इसके पीछे ये था कि 29 अगस्त 1947 को तो कमेटी का निर्माण हुआ जी, घोषणा की गई। जी, तो बाबा साहब को जो समय मिला वो उन्होंने लगभग 2 साल 11 माह और 17 दिन में पूर्ण अपना संविधान तैयार करके उन्होंने सरकार को प्रस्तुत किया। इसीलिए उसको हम लोग 26 नवंबर को संविधान रूप के मनाया जाता है, संविधान के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको 26 जनवरी को जो है पूरी तरीके से यहाँ लागू किया गया, बनके तैयार हो गया था और इसको स्वीकार कर लिया था भारतीय संसद ने। तो निश्चित रूप से बड़ी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है उनको मजबूत करने की बात उन्होंने संविधान में कही, और ख़ास तौर पर जो पिछड़े थे उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी काम उन्होंने यहाँ पर किया है। सर यहाँ पर सर बड़ी चीज़ ये भी है कि जब समानता की बात आती है तो उसमें कहा तो ये जाता है कि संविधान पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो संविधान से इतनी जुड़ी हुई नहीं। तो उनको किस तरीके से संविधान की बारीकियां सीखना चाहिए? और आपको लगता है कि स्कूल शिक्षा में भी एक संविधान को लेकर एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने की बात नहीं है, पूरा को पूरा संविधान की जो हम कहते हैं कि पूरी धारणा है वो अगर किसी बच्चे के मन में शुरुआत से ही डाल दी गई तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हो। जी देखिए, बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है लोगों के विकास के लिए, अपने दबे पिछड़े गरीब मजदूर किसानों के की जो हालत है उनको देखते हुए जो उन्होंने सबसे पहले किया, वो उन्होंने सबसे पहले जो महत्व दिया वो दिया शिक्षा पर। शिक्षा उनके लिए, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे, जानते थे कि समाज की प्रगति बगैर शिक्षा के नहीं होती। शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल मंत्र है, उनका ऐसा मानना था। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना और उन्होंने इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक एजुकेशन पे महत्व दिया, कॉलेज खोले। सबसे पहले सिद्धार्थ निर्माण समिति पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी 1944 में और 45 में, और 1946 में फिर उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज खोला, उसके बाद मिलिंद कॉलेज खोला, औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज खोला। इस तरह उन्होंने अपने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान दिया, और ताकि क्योंकि लोग कोई भी समाज हो,
बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज प्रगति नहीं कर निश्चित सकता। रूप से इसी सर। को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पे जोर दिया। जोर दिया और इसीलिए उन्होंने 1933 में 1942 में जी जी योजना की एक सभा में एक वो भी दिया था नारा उन्होंने, जी जी एजुकेशन को लेके, जी। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसका रूप से। मतलब ही ये था कि आपको शिक्षा लेना है, संगीत होना है, फिर अपने अधिकारों और अपनी भावनाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए आपको आगे बढ़ संघर्ष के करना है। लेना है। निश्चित ये रूप से उनकी सर, था, हाँ। ये बड़ी शिक्षा बात बहुत थी। भीमराव अंबेडकर जी, जो जिनको बाबा साहब भी कहा जाता है, उन्होंने संविधान के जरिए पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम किया। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो शिक्षा की अलग जगाने का काम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। न सिर्फ उन्होंने खुद पढ़ाई की, क्योंकि वो एक बैरिस्टर भी थे, हाँ। लगातार उन्होंने कई जगहों पर भारत का नाम रोशन भी किया। और वो एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में कई सारी जो उपाधियां हैं उनको उससे भी सम्मानित किया गया था। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर रोहित जोशी जी के पास चलेंगे, क्योंकि आज हम बात स्वास्थ्य की देखभाल की भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण भी साथ में, इससे भी बचना है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जी सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अनंत बोल रहा था। जी अनंत जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल यह है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद सांस ज्यादा ऊपर नीचे होने लगती है, उस कंडीशन में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सर एक्सरसाइज के दौरान कई बार जो है लोगों की सांस फूलने लगती है या बहुत तेज चलने लगती है, तो उस दौरान क्या प्रिकॉशंस लेना है, इस तरीके की बात जी। बोनस की। जिन लोगों को एक्सरसाइज करने पे सांस फूलती है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये चेक करना चाहिए कि कहीं उनको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा तो नहीं है। जी ये भी एक टर्म है, अस्थमा के भी प्रकार होते हैं। जी तो एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, मतलब जब कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है और जब उसकी सांस फूलने लगे, छाती में टाइटनेस, सीटी जैसी आवाज़ आने लगे, तो उसको फ़ौरन अपने छाती रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और अस्थमा रिलेटेड जांचें करानी चाहिए। अगर उसको वो अस्थमा निकलता है एक्सरसाइज इंड्यूस, तो हमेशा उसको एक्सरसाइज करने से पहले एक इनहेलर होता है, वो लेके ही जिम में या फिर एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहिए। सर अब लगातार क्योंकि बात कसरत की आई है, व्यायाम की आई है, तो हम देखते हैं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे कौन कौन से व्यायाम है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कोविड काल में भी कि कई लोग जो है सबसे पहले अगर फेफड़ों का ही जो है एक्सरे लिया जाता था या सीटी स्कैन किया जाता था, स्कोर के हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे। जी। और उस दौरान भी कई प्रकार की एक्सरसाइज करने को कहा गया था डॉक्टर्स के द्वारा, और कई लोग एक्सरसाइज करके भी ठीक हुए। जी। तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं या कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, हमने देखा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कई जी, इक्विपमेंट भी जी, यूज़ किए जी। जाते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सर? हमने सुना है शंखनाद। जी तो शंखनाद करने से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज ही मानी जाती है। तो हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, वो इम्प्रूव होती है। दूसरा चीज़ है हमें बलून फुलाना जी। चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक 3 बॉल स्पायरोमीटर आता है, जी। अगर हम मार्केट में खरीदेंगे, आपने कोविड में भी देखा होगा बॉल की एक्सरसाइज, जी आप अंदर सांस लेते हैं तो बॉल ऊपर नीचे जाती है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से, तो ये कुछ व्यायाम हैं वो आप कर सकते हैं, बैलून फुलाकर भी आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सर किस तरीके से करना है ये भी महत्वपूर्ण है, और किस समय करना है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार लोग खाने के बाद ही शुरू हो गए, पता चला कि कई लोगों को गैस्ट्रिक है, खाना रिटर्न आने लगा, तो इस समय का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, समय का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज केवल खाने के बाद तुरंत हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भरती है, प्रेशर बढ़ता है, और जब हमारा स्टमक पेट भरा हुआ रहेगा तो वो इतना अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे और खाना भी हमारा रिफ्लक्स हो सकता है। जी तो हमें हमेशा ध्यान रखना है खाने के 2 घंटे बाद या फिर पहले हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि फेफड़ों को मजबूत करने की बात तो आपने यहाँ पर बता दी, लेकिन लोगों में एक मन में ये शंका भी रहती है, अगर हम बात करें तो फेफड़ों को लेकर कई प्रकार की जो दवाएं हैं, जी। हम देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में आ भी रही हैं कि इसका सेवन आप करेंगे, और कई सारे जिस तरीके से इनहेलर का जिक्र भी मैंने किया था कुछ देर पहले, तो ये भी आ रहे हैं कि इससे आप फेफड़े, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो दवा पे सीधे तौर पर लोग निर्भर हो जाते हैं उसकी जगह ये व्यायाम करें तो बेहतर है, क्योंकि दवा से अल्टीमेटली रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडिक्ट भी आपको बना देती है। जी, हम जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो अस्थमा की बीमारी हो, चाहे COPD की बीमारी हो, या कोई और श्वास संबंधित बीमारी हो, जी जी तो एक ट्रीटमेंट, एक हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जी मतलब बिना दवाइयों का ट्रीटमेंट। जी तो वो सब चीज़ें भी हमें बिल्कुल दवाइयों के साथ साथ करनी होगी, जैसे कि
हम जो खाना खाते हैं प्रोटीन रिच हमें खाना खाना जी। चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड हमें कम से कम लेना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी चाहिए खाने पीने में कि हम तेल वाला पदार्थ, तेलों का सेवन हम कम से कम करें। जी। एक्सरसाइज हम रेगुलरली करें, और जो मैंने श्वास संबंधित एक्सरसाइजेज आपको बताई है वो आप कर सकते हैं। आपको नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद हम लें। शराब का सेवन करें ही ना मेरे हिसाब से, लेकिन आप ओकेजनल ड्रिंक करें तो बिल्कुल ही ओकेजन में, रेगुलर अल्कोहल नहीं लेना है। स्मोकिंग को, बीड़ी सिगरेट को हमें छोड़ना होगा। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी श्वास संबंधित बीमारी हमें कम से कम हो। तो निश्चित रूप से नशे से भी आपको दूर रहना है, जो मादक पदार्थ हैं उनसे भी आपको दूर रहना होगा, तभी जाकर आप अपने स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बच सकते हैं, प्रदूषण से ही बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप नशे का सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों पर ऑलरेडी जो वज़न है वो ज़्यादा है, यानी वो ऑलरेडी संक्रामक हैं, और ऐसे में प्रदूषित हवा उसमें गई तो आपको ये गंभीर बीमार भी कर सकती हो। यही कारण है कि जो तमाम सावधानियाँ डॉक्टर साहब ने बताई है इसका आपको पालन करना होगा, और प्रदूषण से बचने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने के लिए भी अपना योगदान देना होगा। ये भी हमारी अपील है आपसे। वहाँ सर भीमराव जी भी लगातार मौजूद हैं, संविधान निर्माण दिवस की भी हम चर्चा कर रहे हैं। और भीमराव जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा की अलग तो जगह ही डॉक्टर साहब ने, लेकिन एक समरसता का बड़ा संदेश दिया कि सभी जो मानव जीवन में जिसने भी मानव रूपी जन्म लिया है वो सभी एक समान है, जात पात का कोई भेद नहीं, सभी लोग एक ही जाजम के नीचे, एक ही राष्ट्र के नीचे भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बेटे। देखिए, भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने जी सभी धर्मों को और सभी भाषाएं, जी उसमें जितने भी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जी उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया, और उनको एक सूत्र बिलो के अपनी जो ये दिखाने का उन्होंने अपना वो किया है कि अनेकता में एकता का प्रतीक भारतीय संविधान है। जी हाँ। अनेकता में एकता का प्रतीक भारतीय संविधान है, निश्चित रूप से सर। और जी, लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं कि 2015 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, जी, उसके बाद से ये तय कर लिया गया कि अब 26 नवंबर को संविधान निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाँ। तो ये कितना बड़ा दिन था, और इस दिन को अब, क्योंकि अब आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन संविधान निर्माण दिवस मनाने से हो जाएगा, सिर्फ बाबा साहब को याद कर लिया, संविधान को याद कर लिया, कि 365 दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए या अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो हमें संविधान से जोड़े? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक दिन, जैसे आपने कहा कि संविधान निर्माण दिवस एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता जी। इसको आपको प्रत्येक दिन जी। ऐसा एक प्रोग्राम सरकार ने या हमने या हमारे समाज ने, सोसाइटी ने बनाना चाहिए कि ये प्रतिदिन रहे। तो इसके लिए हमें ये करना है कि संविधान की जो प्रति है जी क्योंकि लोगों में संविधान के बारे में क्या है, संविधान में क्या है, वो संविधान के जो कानून है, नियम है, धाराएं, उनका ज्ञान लोगों को नहीं है। इसलिए मेरा अपना मकसद ये है कि संविधान की प्रति जी घर घर जाए, हर घर में एक व्यक्ति के पास संविधान की प्रति होना चाहिए, ताकि वो संविधान को पढ़े और ये जाने कि संविधान क्या है, संविधान के अंदर क्या है, संविधान हमारे लिए कितना लाभदायक है। जी इसलिए संविधान बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को संविधान को पढ़ना चाहिए, और वो बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि हर एक प्रति लोगों ने अपने पास रखना चाहिए घर पे। निश्चित रूप से सर, संविधान के हर अनुच्छेद और जो उनकी धाराएं हैं उनको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ संविधान को पढ़ने की नहीं, उसको आत्मसात करने की भी है। और यही कारण है कि संविधान प्रार्थनाएं भी होती हैं, और इन प्रार्थनाओं के जरिए बच्चों को ये बताया जाता है कि संविधान हमें एकजुट रहना, जात पात का भेदभाव मिटाना, ये तमाम चीज़ें सिखाता है। लौटूंगा सर आपके पास और समझूंगा कि संविधान निर्माण दिवस को लेकर क्या कुछ बारीकियां और क्या कुछ जानकारियां आपके पास है। लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर रोहित जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं,
सर आपसे एक चीज़ ये समझना चाह रहा था, और कई दर्शकों के साथ ये होता भी होगा कि आजकल कम उम्र में हम देख रहे हैं लोगों को छाती की कई सारी गंभीर बीमारियां होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे अस्थमा की आपने बात भी की कि अस्थमा हो जाता है। कई बार जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये परेशानियां बचपन से ही देखने को मिलने लगती हैं कि लगातार सर्दी हो रही है, उनके चेस्ट में पेन रहता है, जबकि वो बीमार नहीं है लेकिन उनकी छाती में दर्द रहता है। ऐसे कई पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे। तो बेसिकली ये खान पान के कारण हो रहा है, मौसम परिवर्तन के कारण हो रहा है, या ये कोई वास्तव में गंभीर बीमारी है? देखिए, अगर आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है, आपको लगता है उनको बार बार खांसी रहती है, सर्दी जुकाम रहता है, उनको सांस में दिक्कत होती है, आप देखते होंगे कि लोग नेबुलाइज करवाते हैं, नेबुलाइजेशन देते हैं, भाप दिलवाते हैं अपने बच्चों को बार बार। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको चेक कराना कि आपके बच्चे को अस्थमा तो नहीं है। छोटे एज में अस्थमा बहुत कॉमन होता है जी। अगर आपके माता पिता को अस्थमा है, आपके दादा दादी नाना नानी को अस्थमा है, तो आपको अस्थमा होने के चांसेस हैं। और खासकर जो आपका जो आज का विषय भी है प्रदूषण, आज जितना प्रदूषण बढ़ गया है हर जगह, उससे भी छोटे बच्चों में श्वास संबंधित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। पहले जो अस्थमा हम इतनी छोटी उम्र में नहीं देखते थे, अभी वो हमको बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, अपने बच्चों को डॉक्टर को मिलें, और ये मेक श्योर करें कि कहीं हमारे बच्चे को अस्थमा तो नहीं है। क्योंकि अगर हमने कम उम्र में अस्थमा को जल्दी ट्रीट किया तो आगे उनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटी उम्र में अस्थमा ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने शुरू में ही कर दिया तो बाद में उनको बार बार इनहेलर लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर ये बड़ी बात सर ने बताई है कि अगर आप बीमारी के लक्षण होने पर ही तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए, तुरंत डॉक्टर के पास चले गए, परामर्श ले लिया, और अगर इलाज जल्दी शुरू हो गया तो आप ठीक भी हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको इनहेलर की जो परेशानी झेलना पड़ेगी, क्योंकि ये परेशानी इसलिए कि 24 घंटे अगर आपको एक बार अस्थमा हो गया तो अपने पास एक इनहेलर रखना होगा, और इनहेलर नहीं है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और यही कारण है कि आज इस विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल समेत प्रदेश के कई ज़िलों में जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि भोपाल में तो ज़िला प्रशासन अलर्ट पर भी है। जो बड़े वाहन हैं, कॉमर्शियल वाहन, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिनके पास PUC नहीं है उन पर कार्रवाई हो रही है, और लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश जिला प्रशासन भी कर रहा है। और हमारी भी आपसे अपील है, दूरदर्शन परिवार भी आपसे अपील करता है कि प्रदूषण को कम करने में अपनी सहभागिता ज़रूर दें। आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगर कहीं पर, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और हम देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम में कई लोग अलाव जलाते हुए नज़र आएंगे ठंड से बचने के लिए, और ये भी एक बड़ा कारण है प्रदूषण का। क्योंकि जब आप अलाव जलाते हैं, जो लकड़ी आप जला रहे हैं, या कई जगहों पर हम देखते हैं कि टायर या कचरा भी जलाया जाता है, लोग ठंड से बचने के लिए इसका भी, इस साधन का उपयोग भी करते हैं, और इसके कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। आपको ठंड से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपको गंभीर फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है। और यही कारण है कि अभी ये शुरुआत है, और अगर अभी हम चेत गए तो आने वाले दिनों में हम बेहतर हवा में सांस ले पाएंगे, और अपने बच्चों को भी एक बेहतर जो जीवन है वो दे पाएंगे। क्योंकि अगर बीमारियों से उनका जीवन गिर गया तो कहीं ना कहीं परेशानी बड़ी हो जाएगी। और हम संविधान निर्माण दिवस की भी बात कर रहे हैं, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है, और इस पर चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं भीमराव जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल के अध्यक्ष हैं। सर भीमराव जी, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि संविधान निर्माण दिवस का जब भी जिक्र आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी भी नज़र आती है, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया, लेकिन कई चीज़ें संविधान में ऐसी भी दी उन्होंने कि जो अधिकार लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, गरीब तबके को, पिछड़ों को, वो अधिकार देने का उन्होंने काम किया। और उनके जीवन में भी वो संघर्ष दिखता है जहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया। जी जी देखिए, बाबा साहब ने जितने भी दलित, दबे पिछड़े, शोषित समाज के लोग थे, जी जी, और बाबा साहब खुद अपने आप एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, इसलिए वो गरीबों की, दलितों की और शोषितों की परिस्थितियों का अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। जी। उन्होंने अपने जीवन काल में शहर शहर गांव-गांव घूमकर लोगों की, दबे पिछले लोगों की परिस्थितियों की, उनकी हालातों को सोचा, समझा, जाना कि आखिर ये इनकी हालत में किस तरह से
किस तरह से इनमें विकास हो, जो ये हजारों वर्षों से पीड़ित हैं, इनको किस तरह से इनको एक मतलब कि स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दिलाया जाए जी। ये उनका मेन उद्देश्य था, क्योंकि उनके खुद का जो समाज था वो भी इन चीज़ों से पीड़ित था, इसलिए उन्हें अपने के साथ साथ पूरे समाज को मतलब कि जो दबे पिछड़े गरीब मजदूर थे उनको ऊपर लाने में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके लिए उन्होंने संविधान में भी अपने कई सारे प्रावधान रखे हैं और कई संविधान में कई अधिकार दिए हैं जिनसे वो चाहते थे कि उन अधिकारों के माध्यम से उनकी हालात में, उनके दिन में जो हालात में उनमें कुछ सुधार आए की मुख्य धारा से इसीलिए, और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। निश्चित रूप से सर। तो सर ने बड़ी बात यहाँ पर बताई है कि समाज की मुख्य धारा से हर वर्ग को जोड़ने का काम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, जो संविधान निर्माता भी हैं और उनका जीवन भी काफ़ी कुछ प्रेरणा देता है। उनके जीवन को भी आपने पढ़ लिया तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ उन्होंने शिक्षा से जोड़ने का काम नहीं किया, पहले उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण की, अपने जीवन में शिक्षा के प्रकाश से अपना जीवन उज्जवल किया और उस उजाले को अपनी समाज पूरे देश में फैलाने का काम भी उन्होंने संविधान निर्माण के ज़रिए किया। जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, वो कैसे मुख्य धारा से जुड़े, कैसे उनके अधिकारों की रक्षा हो, यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें संविधान में भी हैं। जो हम अधिकारों की बात करते हैं, ज़िंदगी जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चाहे हमारे जो अन्य अधिकार हैं, ये तमाम अधिकार देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। इस पर हम चर्चा लगातार करेंगे। भीमराव जी के पास दोबारा चलेंगे। हमारे साथ छाती रोग विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या उभर कर आई है प्रदूषण की सामने, और ऐसे में लंग्स सबसे ज़्यादा जो हैं इन्फेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो बीमारियां हैं ये लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शकों, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो उन सवाल को हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जाना है उस पर आप संपर्क करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। एक बार मैं भी आपको नोट करा रहा हूं, नंबर नोट कीजिएगा, 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा 0755 ये भोपाल का कोड है। अगर आप मोबाइल से भी लगा रहे हैं तो ये पहले कोड लगाएंगे और इसके बाद 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इन टेलीफोन नंबर्स पर आप कॉल करके सीधे हमारे विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं और जो अपने सवाल हैं, जो जिज्ञासा आपकी है, उसका समाधान पा सकते हैं। तो आप सीधे चलेंगे डॉक्टर रोहित जोशी जी के पास। सर, एक समस्या और लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि बात हमने लंग्स की तो कर ली, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि मादक पदार्थ, जैसे कि आपने कहा कि सेवन नहीं करना है, प्रिकॉशन कर लें पहले तो ही ठीक है, लेकिन कई लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो बीड़ी सिगरेट, ये एक बड़ी समस्या। और कई बार तो जो गरीब तबका है, या हम देखते हैं गांव के जो लोग हैं ख़ास तौर पर, वो ये कहते हैं कि हमारे बाबूजी तो 80 साल 90 साल से बीड़ी पी रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो, हमें भी नहीं होगा। लेकिन सर, उनके खान पीन और अभी के खान पीन में भी फ़र्क है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके पिताजी ने या दादाजी ने इतनी बीड़ी सिगरेट पिया और उनको कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि पहले के ज़माने में इतना मेडिकल साइंस इतना अपग्रेड नहीं था, लोग अस्पतालों की तरफ इतना जाते नहीं थे, तो उनको समस्या तो थी, खांसते तो थे उस समय, लेकिन वो इतना जागरूकता नहीं थी इस मामले में, तो उनको पता ही नहीं था कि उनको समस्या है जी। तो आजकल ये सब देखा गया है कि केवल बीड़ी सिगरेट पीने से केवल COPD ही नहीं, लंग कैंसर का भी खतरा रहता है जी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और आपके शो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि बीड़ी सिगरेट हम बात करते हैं, आउटडोर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, हम लोग कभी भी इंडोर पॉल्यूशन की बात नहीं करते जी। हमारे घर के अंदर पॉल्यूशन की बात नहीं करते। हम जो घर पे आज भी हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हम लोग गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं घर में जी। अभी भी ऐसे बहुत से घर हैं, बहुत से गांव हैं जहां चूल्हे पे खाना बनता है जी। तो वो चूल्हे से भी COPD होता है जी। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे डिस्पेंसरी में, खासकर महिलाएं, वो बोलती है कि मुझे सांस की समस्या होती है, मैं चलती फिरती हूँ तो मैं थक जाती हूँ,
पहले मैं 2 सीढ़ी चढ़ लेती थी, 2 माला चढ़ लेती थी, अभी मैं 1 माला में थक जाती हूँ। जब मैं इसको चेक करता हूँ तो उनकी सूजन, मुझे लगता है कि सूजन है। मैं उनसे पूछता हूँ आप चूल्हे पे काम करते थे? जी। हाँ हमने तो किया, 20 साल काम किया, अभी 10-15 साल से तो नहीं करते, अब गैस आ गया। तो जो 20 साल उन्होंने चूल्हे पे काम किया उसने वो लंग में डैमेज तो किया। तो वो चूल्हे पे काम करना भी एक बीड़ी सिगरेट पीने के समान ही है। दूसरी चीज़ मैं आपके शो के माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग घर पे जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं जी, हम देखते हैं बहुत से घर में लोग, ठीक है हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा धूप बत्ती जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगरबत्ती जला रहे हैं, पूरा मंदिर व वातावरण हम घर में कर देते हैं जी। तो एक धूप बत्ती भी 2 सिगरेट पीने 3 सिगरेट पीने के समान है। तो वो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं अपने पेशेंट से हमेशा पूछता हूँ कि अगरबत्ती कितनी जलाते हो घर में, कितनी बार जलाते जी। हो, धूप बत्ती कितनी बार जलाते हो? तो हाँ हम तो बहुत जलाते हैं। तो वो चीज़ भी है, जब तक हम वो चीज़ भी नहीं करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंडोर पॉल्यूशन, घर के अंदर पॉल्यूशन, तो वो तब तक हम श्वास संबंधित समस्याएं वो कम नहीं होने वाली। तो उसका भी हमें ध्यान निश्चित रखना रूप से डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि बाहर तो आप पॉल्यूशन से बच गए या पॉल्यूशन से आपने बचने के लिए मास्क लगा लिया, लेकिन आप जब घर पहुंचे तो इंडोर पॉल्यूशन का क्या? और सर जिस तरीके से आपने इंडोर पॉल्यूशन की बात की, तो क्योंकि अभी सर्दी का मौसम भी है, लोग डेंगू से भी परेशान है, मलेरिया से भी परेशान है, और एक समस्या ये भी है कि अभी हर घर में ऑल आउट के साथ साथ ऑल आउट का उपयोग भी हो रहा है, उसके साथ साथ हम कहते हैं कि मच्छर मार अगरबत्ती भी उसको हिंदी में कहा जाता है, इसका भी बहुत उपयोग लोग कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि पूरे दरवाजे लगा ली और उसके बाद अगरबत्ती जला ली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, ये भी एक तरह का इंडोर पॉल्यूशन ही है जी। ये भी आपके फेफड़ों में जाके सूजन कर सकता है और आपको श्वास संबंधित समस्याएं ला सकता है। तो दर्शकों ये भी एक बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकता है। आप मच्छरों से तो बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेफड़ों की बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। तो एक बड़ी परेशानी यहाँ पर ये भी होती हुई नज़र आ रही है। और हम बात यहाँ पर संविधान निर्माण दिवस की भी कर रहे हैं, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से जो तमाम प्रावधान, जो तमाम अधिकार हमें संविधान के ज़रिए दिए हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को समझना क्यों बहुत ज़रूरी है। ये आज हम इस पर भी बात कर रहे हैं और हमारे साथ भीमराव जी लगातार बने हुए। भीमराव जी, एक बड़ी बात आती है कि जब संविधान को लागू करने की बात आई, लागू भी पहले ही हो गया था, लेकिन 1950 में 26 जनवरी 1950 में इसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया और ये भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। हाँ। लेकिन इस अंग में जो तमाम, हम कहते हैं हाथ का अपना रोल होता है मानव जीवन में, शरीर में अगर हम बात करें, ऐसे ही अधिकार तो संविधान में दे दिए, लेकिन आपको लगता है कि वो अधिकार पूरी तरीके से अभी भी लोगों के पास हैं या लोग उसके प्रति जागरूक हैं? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें जो मौलिक अधिकार, मतलब जो उन्होंने आपके आम नागरिक के हित के लिए जो अधिकार दिए, वो उन्हें लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और बाबा साहब के जो संविधान में मूलभूत सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं, जिसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आपके धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया। उसका प्रयोग ये जनता को उसको लाभ उठाना चाहिए और उसके साथ साथ सरकार ने भी उसके हित में जनता तक उसको पहुंचाना चाहिए कि इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। जी, निश्चित रूप से। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अधिकार तो दे दिए, लेकिन उन अधिकारों का पालन आपको करवाना भी है, करना भी है, और इसके लिए ज़रूरी है संविधान को समझने की, संविधान को पढ़ने की, क्योंकि जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, क्योंकि एक अधिकार जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का है, ये भी हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के जरिए दिया। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं सुरुचि नगर भोपाल से, सुनील दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि अस्थमा का पेशेंट जी, यदि उसको कफ है और कफ होने के साथ साथ जो है
वोकल वाइंड जो है उसमें प्रॉब्लम होने लगी और उसको आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, और सांस लेने में तो दिक्कत है ही सही क्योंकि उसको जो है अस्थमा है। जी तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है जी कि ठंड के अलावा भी एलर्जिकल अस्थमा होता है लोगों को, और एलर्जिकल अस्थमे का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या उसको अपन क्या करेंगे जिससे वो जो दूर हो जाए? ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब सीधे आपसे सवाल है, दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। एक तो सीधे अस्थमा से है कि कोई अस्थमा पेशेंट है और उसको लगातार खराश हो रही है गले में और वोकल कॉर्ड उसकी डिस्टर्ब हो रही है, वो बात नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अस्थमा का पेशेंट अगर इन्हेलर ले रहा है, उस इन्हेलर लेने के बाद वो कुल्ला कर रहा है कि नहीं। कि सबसे मैंने यहाँ जो देखा है भोपाल में कि लोग इन्हेलर डायरेक्ट लेते हैं। इन्हेलर को हमेशा एक स्पेसर आता है, आप अगर सर्च करेंगे स्पेसर एक डब्बा होता है जिसके थ्रू हमें इन्हेलर लेना चाहिए। इन्हेलर डायरेक्ट लेने से क्या होता है कि हम जब दबाते हैं अपने इन्हेलर को तो उसके साथ ही एकदम से हमको डीपली इन्हेल करना होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। तो 60 से 70% दवाई आपके मुंह में रह जाती है, फेफड़ों तक जाती ही नहीं। तो वो दवाई में होता है स्टेरॉइड, जो कि ही ट्रीटमेंट है अस्थमा का। अस्थमा का ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड देना इनहेल्ड फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। तो वो दवाई आपके मुंह में रह गई, मुंह में रहने से गले में वोकल कॉर्ड में थोड़ा बहुत उसके अंश चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर जो है लोकली इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लोकली इन्फेक्शन हो सकता है। उस कारण से लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम, खराश, आवाज़ बदल जाना, ये चीज़ होता है। इसीलिए हम सभी पेशेंट को बोलते हैं कि हमेशा डब्बे के साथ अपने इन्हेलर का प्रयोग करें, जिसे हम स्पेसर बोलते हैं। और हमेशा इन्हेलर लेने के बाद एक गुनगुने पानी, एक गिलास पानी के से कुल्ला करना है, कुल्ला करके गरारे करके थूकना है, ताकि जो दवाई मुंह में रह गई है वो ना रहे। तो ये बचाव है जिससे हम बच सकते हैं। सर, ठंड में एलर्जिक अस्थमा होने की परेशानी भी आती है और ये कॉलर का सवाल भी था। ये ठंड में एलर्जी होना, ये किस तरीके की बीमारी? जी देखिए, क्या है, ठंड में हम जब बात करते हैं तो वातावरण में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, हवा भी थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि हम जो हवा लेते हैं, इनहेल करते हैं, उससे रिफ्लेक्स फॉर्म में ब्रोंकोस्पैज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, अंदर की तरफ उनके जो वायु कोश है वो सिकुड़ जाते हैं। उसमें उनको खांसी होना वगैरह परेशानी हो सकती है। तो उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं इनको एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है, नाक की समस्या, कि जब तक हम नाक की प्रॉब्लम ठीक नहीं करेंगे आपका अस्थमा ठीक नहीं होगा। तो आपको कहीं एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है। तो अगर आपको है तो उस चीज़ में हम जो जैसे हमने पहले बात की, मास्क लगाएं, N95 या सर्जिकल मास्क आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं, या फिर आप नेज़ल स्प्रे यूज़ करें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें, एलर्जी की दवाई होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही बचा। सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था आपसे कि आजकल हम देखते हैं कि किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी होता है या छाती में दर्द भी होता है तो लोग हद से ज़्यादा स्टीमर्स का उपयोग करने लगे हैं, मोबालाइजर्स जो आते हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसमें कई प्रकार की दवाएं भी मिला दी जाती हैं। कई टैबलेट्स आती हैं कि इन टैबलेट्स को डाल दीजिए तो उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलने लगता है। क्या ये ठीक है या डॉक्टर से सलाह लेकर ही देना चाहिए, या सिर्फ आप गर्म पानी की भाप लें? देखिए, मेरे हिसाब से केवल गर्म पानी की भाप लेना ही फ़ायदेमंद रहेगा आपको। अगर आपको लगता है थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है, आपको साइनस की बीमारी बार बार रहती है, तो स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। तो जब भी आप स्टीम लेते हैं हमेशा अपना माउथ क्लोज रखें और नाक से स्टीम लें। बहुत से लोग मुंह खोल के स्टीम लेते हैं, तो उससे क्या है, उनका पूरा आपका मुंह सूख जाएगा और आपको खांसी और होगी। तो हमेशा मुंह बंद रखें, नाक से स्टीम लें। स्टीमर आते हैं मार्केट में, और दिन में 3 से 4 बार से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आवश्यकता है स्टीम लेने की। और केवल गर्म पानी वाला जो स्टीम होता है, कोई दवाई ना डालें उसमें। जैसे बहुत से लोग तो देखते हैं विक्स डाल के लेते हैं या कुछ डाल के, वो अवॉइड करें मेरे साथ। तो विक्स डालकर लेना भी नहीं है आपको, सिर्फ गर्म पानी की, नॉर्मल जो पानी होता है उसको स्टीमर डाल के गर्म कीजिए और उसकी जो भाप है वो नाक से लेना है। क्योंकि कई बार ये परेशानी होती है कि जो व्यक्ति बीमार होता है वो मुंह से भी भाप लेने की कोशिश करता है और उसके कारण जो खांसी की बीमारी है वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि मुंह ड्राई होगा, ऐसा कहना डॉक्टर साहब का है। तो ड्राइनेस से बचना है और जो तमाम सावधानियां हम आपको बता रहे हैं ये रखना है, लेकिन प्रदूषण से बचने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने पर भी ध्यान देना है और अपने साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना है कि वो प्रदूषण को कम करने में अपनी सहभागिता दें। क्योंकि अगर प्रदूषण कम हो गया तो हमें जो तमाम बीमारियां हैं ये नहीं होंगी और जो प्रिकॉशंस हैं वो भी कम रखने होंगे।
तो आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम संविधान निर्माण दिवस की भी चर्चा कर रहे हैं। 26 नवंबर को ये मनाया जाता है और किस तरीके से संविधान में क्या क्या अधिकार हमें दिए गए हैं उस पर भी आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ भीमराव जी मौजूद हैं। भीमराव जी, बात यहाँ पर आती है, अगर हम पूरे संविधान के मर्म को समझें तो संविधान ने काफ़ी कुछ दिया, लेकिन अगर हम बात करें तो मानव को मानव समझने का जो अधिकार है वो संविधान में एक तरीके से हमें देने का काम किया। कि हम अगर देखें तो जिंदगी जीने का जो अधिकार बोलते हैं वो संविधान ने देने का हमें काम किया। बिल्कुल, बाबा साहब ने दिया, ये मानव का अधिकार दिया। इसीलिए हमने मानवतावादी उन्हें कहा जाता है जी। डॉक्टर बाबा साहब जी। उन्होंने हर अपने उसमें भाषण में, अपने बुक्स में, अपने संविधान में जी इंसान को स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया, अपना हक दिया, अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया, जिंदगी कैसे जीना है, एक कैसी नई शुरुआत करना है, इसका अधिकार उन्होंने दिया। निश्चित रूप से। सर, कार्यक्रम की अंतिम बेला में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही है कि भारतीय संविधान जो है क्या जी जी वो ऐसा है कि जिस तरह से कई धर्म हैं, जी जी, हर धर्म के लोग अपने ग्रंथ को एक धर्म ग्रंथ मान के चलते हैं, और अलग अलग जितने धर्म के लोग हैं, अनेक धर्म हैं, सब अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से उसको धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। और भारत का जो ग्रंथ है जी, उसे हम संविधान को मानते हैं जी। हम संविधान को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं, और है भी सर, और निश्चित रूप है से जी क्या उसको हम भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं। इसमें कतई कोई संशय या संकोच नहीं है, निश्चित रूप से, क्योंकि भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपनी श्रद्धा और प्रेम जो बाबा साहब के अपने संविधान के प्रति है जी, तो उतना ही उसे प्रेम रखना चाहिए और उसको संविधान को अपनी श्रद्धा के अनुसार राष्ट्रीय ग्रंथ मानना चाहिए। निश्चित रूप से सर, और इसी संविधान के जरिए हम एक ही माला में पिरोते हैं, भले ही अलग अलग धर्म से आते हों, लेकिन एक जाजम के नीचे एक भारतीय होने का जो संकल्प है और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है वो इसी संविधान से निकला है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका निर्माण किया था। इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, प्रीति जी उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब आपको। सर, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी चलने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पर अगर सांस फूलने लगे तो हमें कब डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, और खासकर जब सर्दियों में ये समस्या बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, सीधा सवाल आपसे ही है कि आजकल युवाओं में भी ये परेशानी आ रही, खास तौर पर सर्दियों में, कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ें सांस फूलने लगे, ये और लगातार ऐसा हो रहा है, तो कब डॉक्टर से मिलना है? क्या कोई गंभीर बीमारी का संकेत है? जी, अगर आपको लगता है कि 1 महीने पहले या कुछ दिनों पहले तक आप 2 माला चढ़ जाते थे या 3 माला चढ़ जाते थे, और अभी आपको लगता है कि मैं 1 माले में हाँफने लगी हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ देखना कि कहीं आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर लंग का, क्योंकि हाफनी 2 चीज़ों से ही हो सकती है, या तो आपको हृदय रोगी हो या आपको छाती का कोई रोगी हो। जी। तो आपको अपने फर्स्ट हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जी। ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं हृदय की कोई समस्या तो नहीं है। उसमें आपको कैसे पता चलेगा कहीं आपको पैर में सूजन तो नहीं आ रही है, हाथ पैर में कहीं सूजन तो नहीं है, वो चीज़। दूसरी चीज़, आप छाती रोग विशेषज्ञ से मिलें, कहीं अंदर उनके सूजन तो नहीं है फेफड़ों में। वो सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये तो बात हो गई श्वास की, लेकिन कुछ हम प्राणायाम का जिक्र भी करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद और हमारी पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है हमें जी। तो सर ये कितना ज़रूरी है? और अगर सुबह के समय कोई व्यक्ति लगातार प्राणायाम कर रहा है, और कई बार हम कहते भी हैं कि अस्थमा के रोग प्राणायाम करें तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग इसका अति भी उपयोग करते हैं, तो अति भी ठीक नहीं है, और ये कितना उपयोगी है इसके बारे में और जानना चाह रहा था। जी,
सर्दियों के मौसम में खासकर जब वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, हवा ठंडी होती है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग प्राणायाम ना करें जी 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के वो ना करें, बिकॉज उस समय टेम्परेचर बहुत लो होने होगा और उससे आपको जो पहले मैंने आपको बताया कि फेफड़ों में सुकड़न जी ठंडी हवा के कारण कम टेम्परेचर के कारण होगी। जी। तभी हम लोग हमेशा बोलते हैं आप अगर मॉर्निंग वॉक गर्मियों में 6 बजे करते हैं तो सर्दियों में 7 बजे 8 बजे ठीक है, निश्चित रूप से सर। तो यहाँ पर आपको समय का ध्यान रखना है, ठंड ज़्यादा है। सर कार्यक्रम में चलते चलते छोटा सा संदेश भी आपसे चाहूँगा जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा आपके शो के माध्यम से कि अगर आपको कोई भी श्वास संबंधित बीमारी है, हमेशा अपने छाती रोग विशेषज्ञ से मिले उस चीज़ में। और इंडोर पॉल्यूशन का भी आप ध्यान रखें। हम आउटडोर पॉल्यूशन की बात हम सब लोग करते हैं, बाहर गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और पेड़ों की कटाई, पेड़ जल रहे हैं, बट कभी हम इंडोर पॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, हम जो कचौछा जो अगरबत्ती जलाते हैं या मॉस्किटोज़ को मारने के लिए हम जो जलाते हैं, उसका आप प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। जी निश्चित रूप से सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों, अगली बार हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।